गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट मंत्रा। गेट मंत्रा दोबारा से आपका स्वागत करता है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी विकास की अवधारणा, वो यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी सेकेंड यूनिट जो है अधिगम, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा हमने एक और शॉर्ट टॉपिक इमोशन मतलब संवेग हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि हमारे बाल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण। शिक्षण क्या है, हम देखेंगे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण में किस किस का महत्वपूर्ण रोल है, कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में किसका होना आवश्यक है, शिक्षण आखिर होता क्या है। देखिए हमारी आज की हेडिंग है शिक्षण। शिक्षण को हम इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, ये तो सबको पता है। शिक्षण को हम इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। अब देखिए, ये जो टीचिंग शब्द है, टीचिंग शब्द में मूल शब्द जो आ रहा है वो है टीच। फिर टीच के आगे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो टीच का अर्थ क्या होता है? टीच का हिंदी अर्थ होता है सिखाना। ठीक है, टीच का हिंदी अर्थ हो गया सिखाना। ओके, और हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम शिक्षण कहते हैं। अब देखिए, शिक्षण में दो चीज़ों का प्रयोग किया गया। शिक्षण जो है वो शिक्ष धातु से बनी है। ठीक है, शिक्ष धातु में ड़ प्रत्यय लगाया तो इसका अर्थ हुआ सिखाना। वहीं पर अगर शिक्ष धातु में अगर दीर्घ आ लगा दिया जाए तो बन जाता है शिक्षा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। ठीक, शिक्षण अगर शिक्ष में ड़ा प्रत्यय लग गया तो हो गया सिखाना, और अगर वहीं शिक्षा हुआ तो शिक्षा का अर्थ हो गया सीखना। दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब देखिए, ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये किस किस के मध्य होती है? ये जो शिक्षण की प्रक्रिया है ये किस किस के मध्य होती है? अब देखिए, सिखाने के लिए एक तो सिखाने वाला होना चाहिए, और सिखाने वाला है हमारे पास, लेकिन सिखाने वाला किसे सिखाएगा? सिखाने वाला किसी को सिखाएगा तभी शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो शिक्षण की प्रक्रिया को करने के लिए, शिक्षण की क्रिया को करने के लिए एक तो सिखाने वाला बहुत ज़रूरी है और दूसरा व्यक्ति जिसको सीखना है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब देखिए, शिक्षण हमने देख लिया कि शिक्षण क्या होता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। इन परिभाषाओं को अभी हम देखेंगे कि ये जो परिभाषाएं हैं ये किस किस ने दी हैं। ठीक, किस किस ने दी हैं? ये जो आपकी पहली परिभाषा है, आपकी फर्स्ट परिभाषा है, पहली परिभाषा है कि शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता में बदलाव लाने के लिए किया गया एक प्रकार का कार्य है। ठीक है, फिर से देखते हैं कि शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति, देखिए शिक्षण जो है वो किसी अन्य व्यक्ति की किस चीज में? व्यवहार क्षमताओं में बदलाव लाने के लिए किया गया एक प्रकार का कार्य है। मतलब क्या कह रहे हैं कि शिक्षण एक ऐसी चीज है जो किसी अन्य व्यक्ति, मतलब जिसको सिखाया जा रहा है, जिसके साथ शिक्षण की प्रक्रिया की जा रही है, तो शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति की, मतलब उसकी व्यवहार क्षमता, जो जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है, उसकी व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो आपका कहलाता है शिक्षण। अब ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी देखिए, साथ में राइटर का नाम पता होना भी बहुत जरूरी है। ये परिभाषा दी है आपकी एल.एन. गेज ने। किसने दी है? एल.एन. गेज। देखिए, आपसे एग्जाम में परिभाषा पूछ ली जाती है, और परिभाषा में क्या पूछ लिया जाता है आपसे?
परिभाषाओं में मोस्टली यही पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, ये डेफिनेशन हमें किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, तो अगर हम परिभाषाएं पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये परिभाषा हमें किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, इसीलिए हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है शिक्षण अधिगम को कराने के लिए क्रियाओं की एक प्रणाली है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि शिक्षण जो है वो अधिगम को, मतलब अधिगम का मतलब क्या है, सिखाने को। तो ये जो शिक्षण है वो सिखाने के लिए क्रियाओं की एक प्रणाली है। सिखाने के लिए जो जो क्रिया करी जा रही है उसकी एक प्रणाली है, वो क्या है, वो है शिक्षण। अब ये परिभाषा आपकी किसने दी है, ये परिभाषा आपकी दी है V.O. स्मिथ ने। किसने दी है, V.O. स्मिथ। ठीक, V.O. स्मिथ क्या कहते हैं, V.O. स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण जो है, मतलब टीचिंग जो है, वो अधिगम को कराने के लिए, मतलब हम कुछ भी सिखाने के लिए जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनकी एक प्रणाली जो है वो शिक्षण कहलाता है। कंफर्म। एक परिभाषा यहाँ पर और लिखी है मैंने कि शिक्षण पुनर्वलन देने की एक प्रक्रिया है। मतलब पुनर्वलन मतलब क्या होता है कि दोबारा कोई चीज़ देना, दोबारा। तो शिक्षण जो है वो पुनर्वलन देने की एक प्रक्रिया है। समझ में आ गया कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं कौन कौन सी। ये जो परिभाषाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं छाट छाट के मैं आपको कराती हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको एग्जाम में एज इट यही चीज़ें मिलेंगी, एग्जाम से बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण जो है सॉरी, आगे हम शिक्षण के चर पढ़ेंगे कि शिक्षण के कितने चर होते हैं। तो देखिए शिक्षण जो है, शिक्षण के 3 चर होते हैं। ठीक, शिक्षण के 3 चर होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो इन 3 लोगों के मिलने से होती है, इन 3 लोगों के संपर्क में आने से शिक्षण की प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, पहला है स्वतंत्र चर। ठीक, स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा सहायक चर या फिर हस्तक्षेपी चर। तो अब हम ये देखेंगे कि स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है और हस्तक्षेपी चर क्या होता है। तो देखिए स्वतंत्र चर जो है वो, स्वतंत्र चर कौन होगा, स्वतंत्र चर आपका होगा शिक्षक। देखिए एक शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक सिखाने वाला होना चाहिए, एक सीखने वाला होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरा जो चर है वो कि सिखाने के लिए कुछ तो होगा ना हमारे पास, कोई विषय वस्तु, कोई पाठ्यक्रम कुछ होगा, वही चीज़ हम सिखाएंगे। तो देखिए स्वतंत्र चर जो होता है वो शिक्षक होता है। अब कैसे होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ शिक्षक है वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ भी करने का हक होता है, नहीं होता है। लेकिन शिक्षक जो है वो सिखाने के लिए स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए स्वतंत्र चर जो है वो शिक्षक को कहा जाता है। अगला आपका है आश्रित चर। अब आश्रित चर मतलब विद्यार्थी को क्यों कह रहे हैं हम आश्रित चर, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो शिक्षक पर आश्रित है ना। किस लिए आश्रित है, सीखने के लिए। भाई विद्यार्थी जो है वो सीखने के लिए शिक्षक पर आश्रित है ना, इसीलिए उसको आश्रित चर कहते हैं। नेक्स्ट है हस्तक्षेपी चर या सहायक चर। विषय वस्तु को या पाठ्यक्रम को क्यों कहते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम या विषय वस्तु ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी सहायता से हम शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कर पा रहे हैं। देखिए अगर शिक्षक है, विद्यार्थी है, सिखाने वाला है, सीखने वाला है, लेकिन उनके पास कोई पाठ्य वस्तु नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, तो वो क्या सिखाएंगे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये जो तीसरा चर है सहायक चर, इसका होना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आगे हम पढ़ेंगे कि शिक्षण की विशेषताएं। देखिए आगे मैंने लिखा है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए शिक्षण की विशेषताएं, पहली है कि यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। अब देखिए द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे है,
द्विमार्गी प्रक्रिया ऐसे है, देखिए शिक्षण की प्रक्रिया में किस किस का होना आवश्यक है? पहला तो शिक्षक का होना आवश्यक है, ठीक। दूसरा विद्यार्थी का होना आवश्यक है, ठीक। अब देखिए शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को सिखाएगा, ठीक, और जो विद्यार्थी है वो सीखेगा, सीखने का काम करेगा। देखिए शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक विद्यार्थी को सिखा रहा है, और ये जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या कर रहा है? विद्यार्थी शिक्षक से सीख रहा है। ऐसे करके ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो रही है। तो देखिए है ना, ये जो शिक्षण है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है, एक ऐसे और एक ऐसे, द्विमार्गी प्रक्रिया हो गई। तो यही जो है शिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ सिखा रही हूँ, मेरा कोई ना कोई उद्देश्य है ना, मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, और आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है सीखना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शिक्षण है ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बालक के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण की प्रक्रिया में बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। देखिए हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि व्यवहार क्षमताओं में बदलाव लाने के लिए किया गया कार्य शिक्षण कहलाता है। तो जो शिक्षण है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है। किस प्रकार? बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण जो है वो बालक के व्यवहार, देखिए बालक को कुछ सिखाएंगे हम, वो कुछ सीखेगा अपने शिक्षक से, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, अपने आप होगा। तो इसीलिए कहा गया ये जो शिक्षण है ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली एक प्रक्रिया है। इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर हो रहा होगा ना कि शिक्षण क्या है, शिक्षण के चर कितने हैं और शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि शिक्षण की अवस्थाएं। देखिए हमने बाल विकास की मतलब विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, किशोरावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाएं। देखिए शिक्षण की भी अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? शिक्षण की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है पूर्व संक्रियात्मक, नेक्स्ट मध्य संक्रियात्मक, नेक्स्ट पश्च संक्रियात्मक। अब देखिए ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। तीनों प्रकार की अवस्थाओं में क्या क्या होता है? ये 3 अवस्थाएं कैसे बनी? देखिए अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया से पहले हम कुछ योजना बनाते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे जाकर। हम पहले तो अपना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं ना कि मुझे क्या पढ़ाना है। फिर हम क्या सोचते हैं कि हम उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे। पहले हम प्लान करते हैं ना कि पहले हम पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं, फिर पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। देखिए सारे पॉइंट लिखे। पाठ्य वस्तु का चयन मतलब हमने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शिक्षण पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट पाठ्य योजना का निर्माण, फिर मैंने निर्माण किया कि शिक्षण में मैं क्या पढ़ाऊंगी, कि परिभाषाएं पढ़ाऊंगी, फिर अवस्थाएं पढ़ाऊंगी, फिर उसके चर पढ़ाऊंगी। अगला उद्देश्यों का निर्धारण। अब ये टॉपिक मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य निर्धारित करूंगी। नेक्स्ट सहायक सामग्री का चयन। अब देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री, जैसे कि मुझे क्या चार्ट पेपर ले जाना है या मॉडल ले जाना है या कुछ पिक्चर्स दिखा के उनको ये चीज़ समझानी है, तो सहायक सामग्री का चयन भी हम शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व करते हैं। अगला शिक्षण विधि का चुनाव, कि हम शिक्षण विधि का चुनाव भी शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व मतलब क्लास में जाने से पहले हम पढ़ाने के लिए जो जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जितनी भी तैयारी करते हैं, वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? मध्य संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए मध्य संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? मध्य संक्रियात्मक अवस्था वो होती है कि जब हम क्लास में पहुंच गए, फिर क्लास में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाने के दौरान मैंने जितना भी कार्य किया कि बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनसे क्वेश्चन किए, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो आपकी मध्य संक्रियात्मक अवस्था में हो गई।
जैसे देखिए, कक्षा आकार की अनुभूति, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं क्लास में पढ़ाने गई, फिर मैंने वहाँ देखा कि क्लास में किस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं, कक्षा का आकार कैसा है, कि बच्चे उसमें सही से अच्छे से बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, कि मुझे पढ़ाने में आसानी होगी या नहीं होगी। ठीक। अगला प्रस्तुतिकरण, मतलब मैं वहाँ गई, मैंने अपना टॉपिक जो है उनके सामने प्रेजेंट किया कि मुझे जो भी पढ़ाना है, जो विषय वस्तु है मेरी, उनके सामने मैंने किस प्रकार से प्रस्तुत की। तो आगे फिर कौशल का प्रयोग। अब देखिए, मैंने पढ़ाने के लिए कि बच्चों को मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, बालकों को अच्छे से सिखा पाऊँ, उसके लिए मैंने किस किस प्रकार के कौन कौन से कौशलों का प्रयोग किया। ये हम कौन सी अवस्था में देखते हैं? मध्य संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण। देखिए, निदानात्मक परीक्षण जो है वो भी मध्य संक्रियात्मक अवस्था में होता है कि बच्चों को वो चीज़ सही से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हम अगर उन्हें कोई समस्या उत्पन्न हो रही तो हम उस चीज़ का निदान कर सकें। ऐसे ही उपचारात्मक परीक्षण भी हम उसी टाइम करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न। अब देखिए, हमने पढ़ा दिया, हमने जैसे उनको कोई कहानी पढ़ाई, ठीक, कोई स्टोरी सुनाई, उसके बाद मैंने उनसे उस स्टोरी में से निकाल कर कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनाकर प्रश्न उनसे पूछे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे आंसर दिए। तो ये क्या कर रही हूँ मैं? ये मैं देख रही हूँ, उनका मूल्यांकन कर रही हूँ कि मैंने जो चीज़ उन्हें पढ़ाई उन्होंने कितनी सीखी, उन्होंने कितना सीखा, कितना ऑब्जर्व किया मेरी बात को। ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट है गृह कार्य। अब हमारी क्लास फिनिश हो गई, मैंने सब कुछ उन्हें सिखा दिया, मेरा जो मोटिव था, वो मेरा जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने उन्हें सिखा दिया जो मुझे सिखाना था। उसके बाद मैंने उन्हें गृह कार्य दिया। तो ये भी कब होगा? ये क्लास टाइम में ही होगा, जब हम उन्हें मतलब पढ़ा रहे हैं, जब हम क्लास ले रहे हैं, मध्य संक्रियात्मक अवस्था चल रही है, तब हम गृह कार्य देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें ये हम मध्य संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। अगला क्या है? पश्च संक्रियात्मक अवस्था। फिर देखिए, मैंने पढ़ाने से पहले जो तैयारी की थी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पढ़ाते टाइम जो भी कार्य किया वो मध्य संक्रियात्मक अवस्था। फिर आगे कि पढ़ाने के बाद मैंने अपने पढ़ाए हुए चीज़ों का मूल्यांकन किया, फीडबैक मुझे जो भी देना है अपने काम को, तो वो क्या होगा? वो पश्च संक्रियात्मक अवस्था होगी। देखिए, पहला क्या है? शिक्षण का मूल्यांकन, कि मैंने जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन, कि कहीं इस चीज़ में कोई कमी तो नहीं रह गई, कि कहीं मैं इससे और बेहतर तो नहीं कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाने के बाद सोची हैं मैंने, ये है पश्च संक्रियात्मक अवस्था। अगला, शिक्षण में सुधार। फिर अगर मुझे कोई कमी लगी है, मुझे अपने शिक्षण में कोई कमी लगी है, कोई दोष लगा है, तो क्या होगा? मैं उसको सुधार करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए जो भी प्रयास करूँगी वो सारे पश्च संक्रियात्मक अवस्था होगी। अगला, शिक्षण में प्रतिपुष्टि। वही बात है कि प्रतिपुष्टि, अगर शिक्षण किया है, कोई कार्य किया है, तो उसकी प्रतिपुष्टि भी होगी। तो प्रतिपुष्टि में जिस प्रकार का भी मुझे फीडबैक मिलेगा, तो ये सारे कार्य जो पश्च संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर उसी दिन हमने अगले दिन पढ़ाने के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी, तो वो फिर से आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर हो गया? देखिए, एक बार फिर से मैं समझा दे रही हूँ कि जो शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मध्य संक्रियात्मक अवस्था है, फिर पश्च संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक मतलब क्या है? कि पढ़ाने से पहले, मतलब जो मैं शिक्षण करने जा रही हूँ उससे पहले मैंने जितनी भी प्लानिंग करी है, पाठ्य वस्तु का चयन किया है, फिर पाठ्य योजना का निर्माण किया है और शिक्षण विधि का चयन किया है, सहायक सामग्री का चयन किया, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर उसके बाद क्लास में मैं पहुंची, मैंने जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रेजेंट टाइम जब चल रहा है मेरा पढ़ाने का, उस टाइम की जो अवस्था है वो मध्य संक्रियात्मक अवस्था है, कि मैं अपने टॉपिक को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने कक्षा को देखा, उसका अवलोकन किया, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न दिए, गृह कार्य दिया, तो ये सारा आपका हो गया मध्य संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद पश्च संक्रियात्मक अवस्था में क्या? पश्च संक्रियात्मक अवस्था में हम देखेंगे कि अगर मेरे शिक्षण में कोई कमी रह गई है, कोई भूल चूक हो गई है, तो मैं उसको किस प्रकार से सुधार सकती हूँ। पहले तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद उसमें सुधार करेंगे, और अगर हमने कोई काम किया तो उसका फीडबैक हमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पश्च संक्रियात्मक अवस्था में होंगी।
तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो शिक्षण टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिगम के टॉपिक से हमें 5 से 6 प्रश्न मिलते थे, उसी प्रकार से जो शिक्षण है, शिक्षण टॉपिक अधिगम के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से भी हमें 3 से 4 प्रश्न हमारे एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको मुझसे क्वेश्चन करना है, मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। अभी हमारा शिक्षण का टॉपिक आगे काफ़ी चलेगा, तो अब वो जो आगे का हमारा टॉपिक बचा है वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।